जय सिया राम। जय सिया राम। मुझे मुझे ये बहुत सुखद लगा। ज्योति गोलामुडी जी, स्वागत है आपका। बहुत सुखद नमस्ते लगा सर। कि आदरणीय ओम गुप्ता जी ने बड़े मनोयोग से छंद रचना कोर्स का निर्देशन किया और आदरणीय प्रोफेसर राज रानी शर्मा जी के सहयोग के साथ में इस छंद रचना कोर्स का बहुत अच्छे ढंग से निर्देशन और संचालन आपने किया। यह आपका छंद के प्रति प्रेम जो है, ये एक इतिहास बन गया है वैश्विक हिंदी संस्थान के पटल के माध्यम से। और जितने भी सुधीजन छंद प्रेमी इसमें सम्मिलित हुए, वे सभी बधाई के पात्र। भले ही वो छंद रचना कोर्स पूरा न कर पाए हों, बीच में ही छोड़ गए हों, लेकिन ये उनकी अपनी परिस्थितियां रही। लेकिन उनका प्रेम तो बहुत ही रहा छंद से, तभी तो वो छंद रचना कोर्स की ओर आगे बढ़े। ये बहुत ही रूखा सूखा विषय है। छंद बहुत सरस होता है, लेकिन छंद के शास्त्र को पढ़ना बहुत रूखा सूखा लगता है। फिर भी आप सबने इसमें अपना योगदान दिया, तो जितने सहभागी हैं मैं सभी को बधाई देता हूँ। छंद रचना कोर्स के समापन पर मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इस कोर्स के बाद में आपको क्या प्रमाण पत्र मिलता है, ये तो आदरणीय ओम गुप्ता जी निर्धारित करेंगे, और कैसे मिलता है सब बातें वही निर्धारित करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर अनुरोध करूंगा कि छंद रचना कोर्स का परिणाम किसी रूप में आपके सामने आए, लेकिन जो कुछ सीखा है उसे खोने न दें और आगे उसे बढ़ाने का प्रयास करें। अपने जो इष्ट मित्र हैं उनके बीच में भी अपने ज्ञान को साझा करते रहे, उसको विस्तार देते रहे, ये मेरी कामना है। और जैसा कि आदरणीय ओम जी ने कहा, अब आप लोग कोई भी अपनी समस्या है, कोई शंका है, कोई संदेह है, तो उसको हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं। चर्चा प्रारंभ करने के पहले मैं एक और विनम्र निवेदन करूंगा कि प्रश्न आपके होंगे और उत्तर मेरे होंगे। जो मेरी सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं उत्तर दूंगा, लेकिन आपस में आप चर्चा नहीं करें। एक व्यक्ति के प्रश्न को दूसरा व्यक्ति उत्तर नहीं देगा, उत्तर मैं ही दूंगा, जो भी मेरी सामर्थ्य है। और अगर वो कुछ कहना चाहता है तो बाद में उसके लिए समय रहेगा, वो अपनी बात कह सकता है। अब स्वागत है आपके प्रश्नों का। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, राजकिशोर वाजपेयी जी, स्वागत है जी आपका। ग्वालियर से मैं राजकिशोर वाजपेयी। बस निवेदन स्वागत। इतना था कि बहुत अच्छा ये कोर्स था, और इस कोर्स में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया, बताया गया, उससे बहुत अधिक सभी को लाभ हुआ होगा। इसमें जो क्विज थी उनके उत्तर भी अगर बाद में दिए जाते तो और अधिक उपयोगी हो जाता। धन्यवाद। हाँ, ये अच्छा सुझाव है, और मैं ये आपका सुझाव आदरणीय ओम गुप्ता जी को संप्रेषित करता हूँ कि निर्देशन उन्हीं का है। अंत में वे चाहें तो समस्त क्विज का जो आ, उत्तर है, तो वो अपने सहभागियों को उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें क्या अड़चन है, क्या सरलता है, कितना संभव है, इस सब पर वही विचार करेंगे। क्योंकि जैसा कि वो पहले ही कहे, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए वही उत्तरदायी है। मुझे फिलहाल सुझाव आपका बहुत अच्छा लगा, और मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा कि छंद रचना कोर्स के अंतर्गत क्विज का समाधान करते हुए आपको कैसा अनुभव हुआ? जी सर। सर प्रणाम। उसमें निश्चित रूप से स्वागत है, नमस्कार जी, बोले वाजपेयी जी। क्विज का उत्तर देते समय एक जुड़ाव की ऐसी अनुभूति हो रही थी कि जो बताया गया और जो पुस्तक
में पाया गया, उन दोनों के बीच में जो सेतु का काम कर रहा था वो क्विज था, और उस सेतु को पार करने में निश्चित रूप से दोनों छोरों को पकड़ना अनिवार्य था। और जो दोनों छोरों को पकड़ते हुए पारसी कुछ प्रश्नों में जहां डूब गए, तो चाहते हैं कि उन प्रश्नों में सही उत्तर मिले, तो पता लगेगा कि वो गलती कहाँ हाँ, हुई थी। वो तो आपकी बात मैंने पहुंचा दी आदरणीय ओम गुप्ता जी को। और जो स्वरूप आपने क्विज का प्रस्तुत किया, तो उस सेट के रूप में जो आपने स्वीकार किया है, दोनों को जोड़ता है, कि इसके लिए आपको बहुत बधाई है। शायद सभी ने ऐसा ही अनुभव किया होगा इस क्विज के कार्यक्रम से। और बीना पांडे जी शायद अभी मुझे दिखी थी, स्वागत है आपका। जी सर प्रणाम। गुरुजी प्रणाम, बहुत अच्छा नमस्कार लगा। आज जी, हम लोग नमस्कार। एक ग्रुप में वो छंद छंद लिखना सीख रहे हैं। उसमें आपका ये छंद विज्ञान पढ़ना बहुत ही काम आया, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही काम आया, बहुत सीखे हम लोग इससे। और दूसरी बात जो कहना चाहते हैं हम, कि जी आप जो बोलते हैं, मतलब आपका यूट्यूब सुन करके और क्विज करना और वो किताब पढ़ना, तीनों मिलके तो मतलब पूरा सब कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन मेरी एक समस्या ये है कि जी जो तीन तरह की ये छंद आप बताते हैं, वाचिक, मात्रिक और वर्णिक, ये जी। तीनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझा दीजिए सर। मतलब कई अच्छा, बार घाल में हो जा रहा है। बहुत सही बात है। जी, और तो बहुत समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। और मेरा काम आगे बढ़ाने में तो एकदम से मतलब फोकस हो गया इस पढ़ करके। देखिए, जब हमारे वीडियो बने थे और जब जी मैंने जी किताब लिखी, कोई भी जी आदमी पुस्तक लिखता है तो एक एक आर्टिकल को अलग अलग लेके चलता है, और पढ़ने वाला उसको समग्र रूप में पढ़ता है, समग्र रूप में जी ग्रहण करना चाहता है। तो जब आपने समग्र रूप में उसको ग्रहण किया, तो जो कठिनाई आई वो स्वाभाविक है। और मैं उसे स्पष्ट यहाँ पर करना चाहूंगा कि पहले दो शब्द ले लीजिए, मात्रिक और वर्णिक। ये जी शब्द प्रयोग होते हैं छंदों के प्रकार के लिए। समस्त छंदों को दो भागों में बांटा गया। एक जी वे छंद है जिनमें मात्राओं की गणना आधार होती है, जी। और दूसरे वे हैं जिनमें वर्णों की संख्या आधार होती। अच्छा। जी तो जिन छंदों का आधार मात्राओं जी की गणना है, उनको मात्रिक छंद कहते जी हैं, और जिन छंदों का आधार वर्णों की गणना है, जी। उन छंदों को वर्णिक छंद कहते हैं। यह जैसे तो है सर, मात्रिक। जैसे घनाक्षरी हो उसमें जिसमें वर्ण गिने जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छी बात, मात्रिक में अच्छी। आते हैं, मात्रिक में आते हैं, जैसे चौपाई है, तो ये 16 जी मात्रा का एक चरण होता है, तो मात्रा पे जी निर्भर करता है, तो मात्रिक हो गया। जी। जैसे दोहा है, हाँ मैं आपसे बात करने में रामचरितमानस का ज्यादा उदाहरण दूंगा, क्योंकि आप लोग उससे बहुत जुड़े हुए। तो दोहा जैसे है, इसमें 16 घेरा मात्रा के 4 चरण होते हैं। अर्थात हमारा छंद आधारित है मात्रा पर, तो ये जी मात्रिक छंद हो गया। जी ऐसे ही रोला में एक चरण 24 मात्रा का होता है, श्रृंगार में एक चरण 16 मात्रा का होता है, मत्स्य सवैया में 32 मात्रा का होता है। तो ये सब छंद क्या कहलाएंगे? मात्रिक छंद। क्यों? इनके चरण की मात्राएं गिनी जाती, निश्चित होती। जी। अब आ गए वर्णिक। वर्णिक वो छंद है जिनमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है। जैसे भुजंग प्रयात छंद है, तो भुजंग प्रयात के एक चरण में 12 वर्ण होते हैं। अब उसमें वर्ण 12 ही होंगे, जी। मात्राएं नहीं निश्चित है। अनिश्चित। मात्राएं भले ही नहीं निश्चित हो जाए, भले ही, जी लेकिन मात्राएं निश्चित होने से काम नहीं चलेगा जब तक वर्ण निश्चित ना हो। मात्राएं तो उसमें जैसे महाभुजंग प्रयात है, तो उसमें 20 मात्राएं होती हैं, तो 20 मात्रा के बहुत शब्द हो सकते हैं। लेकिन महाभुजंग प्रयात वो तभी होगा जब वर्णों की संख्या 12 हो। वो परिभाषित है वर्णों से, उसमें वर्ण निश्चित है 12, इसलिए वो कहलाया वर्णिक शब्द। इसी प्रकार
अनुष्टुप छंद है, उसके एक चरण में 8 वर्ण होंगे, मात्राओं से कोई मतलब नहीं है, 8 वर्ण होंगे तभी वो छंद अनुष्टुप होगा। तो अनुष्टुप छंद को हम क्या कहेंगे? वर्णिक छंद कहेंगे। बड़े बड़े देख लीजिए, जैसे घनाक्षरी है तो एक चरण में 31 वर्ण होंगे, तो वो मनहर घराक्षरी छंद होगा। एक चरण में अगर 32 वर्ण है और कुछ अन्य प्रतिबंध है तो वो छंद रूप घनाक्षरी छंद होगा। तो ये सब छंद कैसे हैं? जिनमें वर्ण निश्चित, मात्राएं नहीं, वर्ण निश्चित। मात्राएं हो निश्चित या ना हो इससे प्रयोजन नहीं हमारा, लेकिन वर्ण निश्चित होने चाहिए। तो ऐसे शब्दों को हम वर्णिक छंद कहें। तो 2 शब्द आपको स्पष्ट हो गए होंगे, एक तो मात्रिक छंद, दूसरे वर्णिक छंद। यह 2 शब्द इसी के लिए प्रयोग होते हैं। अब इन शब्दों में जो लघु गुरु का क्रम होता है उस क्रम को मापनी कहते हैं। तो वर्णिक छंद की जो मापनी होगी उसको वर्णिक मापनी कहेंगे, और जो मात्रिक छंद की मापनी होगी उसको हम वाचिक मापनी कहेंगे। वहां फर्क इतना पड़ गया, ये वाचिक शब्द कहाँ से आ गया? नहीं सर, वाचिक का वर्णिक छंद की मापनी को वाचिक कहते हैं कि आप बता रहे हैं कि वर्णिक छंद की मापनी को वाचिक कहते हैं? नहीं, वर्णिक छंद की मापनी को वर्णिक ही कहेंगे। अच्छा। और मात्रिक छंद की मापनी को मात्रिक न कह करके वाचिक कहेंगे। वाचिक का अर्थ है कि जैसा बोला जाए वैसा। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसा उच्चारण किया जाए वैसा उसका वहां पर भार होता है, तो उसको हम वाचिक मापनी कहते हैं। और जितने मात्रिक छंदों की मापनियां हैं वो सब वाचिक मापनी। सर, जो लघु के स्थान, गुरु के स्थान पर 2 लघु लिख दिया जाता है वही तो वाचिक से मतलब होता है। बस आपने तो मूल को पकड़ लिया, यही हम बताने वाले थे आगे। वर्णिक मापनी में जब एक गुरु की जगह 2 लघु का प्रयोग करने की छूट ले ली जाती है तो वही वर्णिक मापनी वाचिक मापनी हो जाती है, और वही छंद मात्रिक हो जाता है। ऐसे बहुत से छंद हैं, जैसे कि सीता छंद है, और सीता छंद को वाचिक कर दीजिए तो वो गीतिका छंद हो जाता है। ऐसे ही और भी छंद हैं, इस समय याद नहीं आ रहे हैं। बहुत से ऐसे छंद हैं वर्णिक, उनमें जब हम छूट ले लेते हैं कि एक गुरु की जगह 2 लघु ले लेंगे तो वर्णिक नहीं रह गया, क्योंकि वर्णों की संख्या तो बदल गई, तो वो हो गया मात्रिक, और उसकी मापनी हो गई वाचिक। वाचिक माने वचन के अनुसार जैसा बोलने में आता। नहीं सर, प्लीज एक बार ये बता दीजिए जो अभी आपने सबसे बाद में बताया कि वर्णिक कब मात्रिक हो जाता है? वर्णिक मात्रिक तब हो जाता है जब जी। हम गुरु की जगह पर 2 लघु का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम उदाहरण दे दें, समझ लीजिए। जी। भुजंग प्रयाग छंद है, संस्कृत में नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। तो इसको पूरे छंद को पढ़ जाइए, जहां गुरु है वहां गुरु आएगा, जहां लघु है वहां लघु आएगा। लेकिन इसी छंद पर जब मापनी को वाचिक कर दिया गया, गुरु की जगह लघु की छूट ले ली गई, तो एक गीत बन गया, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो तुम ही देवता हो। अब तुम ही मेरे मंदिर, अब मंदिर में दिर जो है, दिर दी और रा 2 लघु हैं, ये एक गुरु की जगह प्रयोग हो गए, तो ये गीत अब वर्णिक नहीं रह गया, ये गीत अब मात्रिक है। वही भुजंग प्रयाग, तुम्ही में रे मंदिर, रे मन, और आगे एक आना चाहिए गुरु, उसकी जगह हो गया दिर, 2 लघु हो गए। तो जब हमने गुरु की जगह 2 लघु प्रयोग कर लिए तो अब वो मापनी जो है वो वर्णिक न होकर के वाचिक हो गई, और छंद वो वर्णिक न होकर के मात्रिक।
और इसलिए हम उसको कहते हैं वाचिक भुजंग प्रयास। गाने में एक जैसा लगेगा, गाएंगे तो अंतर नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके भीतर के विन्यास को जब देखेंगे तो कहीं भी अगर एक भी लघु की जगह दो गुरु प्रयोग हो जाए तो छंद वर्णिक से मात्रिक हो जाएगा, मापिनी वर्णिक से वाचिक हो जाएगा। जी नमस्कार आचार्य जी। स्वागत आपका। जी आचार्य जी, एक चीज हमको थोड़ा सा भ्रम हो रहा है। जैसे तुम ही आपने बताया, तुम ही को हम लोग क्या किस प्रकार से वर्णिक भार उसका किस प्रकार से लेंगे, और वाचिक भार इसमें भी अंतर आएगा? नहीं, तुम्ही का जो भार है वो एक ही जी। रहेगा, चाहे वर्णिक लें चाहे वाचिक। तू मी, तू मी, ल गा, वो लगा ही रहेगा, चाहे आप उसको वाचिक लें चाहे मात्रिक। जी जी शुक्रिया। जी सीमा जी, स्पष्ट है ना? जी जी स्पष्ट हो गया। सर तुम्ही में तू के बाद आधा अक्षर है, तो वो तू हाँ गुरु नहीं हो गया? हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न किया, ये होना चाहिए था यहीं पे। सुनीति अग्रवाल जी, बहुत सटीक प्रश्न आपने किया। नमस्कार सर। मेरा मन था इस बात को समझाऊं, लेकिन हमने कहा जटिलता न बढ़े, इसलिए टाल गया। आपने वही प्रश्न रख दिया मेरे आगे। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि माँ आधा होने से तू को गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन उसके कुछ अपवाद हैं, और ये उन अपवादों में से, जैसे तुम्ही, तुम्हारा, तुम्हारे, यही नहीं, कुम्हार, कन्हैया है, इनका जब हम मल्हार, इनको जो हम बोलते हैं तो ये अपवाद है। और इनमें ज्यादातर आप देखेंगे कि जो अर्ध अक्षर है उसके बाद हा आता है। हा, देखिए मल्हार, कुम्हार, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी नहीं कहते हैं, कुल्हाड़ी। और तुम्हारा, तुम्ही, तो अर्ध अक्षर के बाद हा ही आता है। ये भी एक खास बात है। ज्यादातर ये भी, इसके भी अपवाद हैं, लेकिन अधिकतर हा आएगा। इसका कारण मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान केंद्रित करें कि हिंदी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं उन पे आप ध्यान दें तो प्रत्येक वर्ग में पहले अक्षर में हा मिलाने से दूसरा बनता है। अक्षर नहीं, उसे वर्ण कहना चाहिए। क में हा मिलाने से खा बनता है, खा में हा मिलाने से क्षमा करें, गा में हा मिलाने से घा बनता है। इसका प्रमाण अंग्रेजी से समझिए कि अंग्रेजी में का और हा मिला के खा, अंग्रेजी में के एच मिला के खा। ऐसे ही गा और हा मिला के घा, अंग्रेजी में देखा होगा जी और एच मिला के घा हो। इसी प्रकार चा हा मिला के छा, जा हा मिला के झा, टा हा मिला के ठा, डा हा मिला के धा, ता हा मिला के था, धा हा का योग धा, और पा हा का फा, बा हा का योग भा। बस। अब कुछ ऐसे हैं वर्ण जिनमें हा का योग किया नहीं गया, जैसे माँ में नहीं किया गया, पांचवा अक्षर है, पाफा बाबा, माँ में पांचवा है ये, तो पांचवा में तो हा का योग किया नहीं गया। साथा दादा ना में हा का योग नहीं किया गया। तो जिनमें योग नहीं किया गया उनके बाद अगर हा आता है तो एक ही वर्ण जैसा वो हो जाता है, और पीछे के जो प्रभाव है उसको लघु को गुरु करने का वो प्रभाव पैदा नहीं। तो देखिए, तो खा है, जैसे खा है, छा है, उसमें भी तो हा नहीं है? नहीं, उसमें हा है, का और हा मिलके खा हो। अच्छा नहीं, गा में, अच्छा गा में नहीं है, गा में नहीं है, गा में नहीं है, गा में हा मिला के घा हुआ है, गा में हा मिला के घा हुआ, लेकिन गा में तो अगर खाली गा है तो नहीं है। तब तो नहीं है, तो क्या हुआ? ऐसी का में नहीं है। मतलब उसमें हा का योग किया गया है हमारी वर्णमाला में, लेकिन माँ और ना में हा का योग हमारी वर्णमाला में नहीं किया गया। जहाँ नहीं किया गया है वहां जब हा आता है तो मिल करके एक वर्ण जैसा व्यवहार करता है,
इसलिए पहले वाला लघु गुरु नहीं होता है। ये एक समझने के लिए मैंने व्याख्या बताई, अगर समझ में आ जाए तो, नहीं तो अपवाद मान लीजिए। सर तुम्ही की मापनी होगी लघु और गुरु, जी तो है ना? जी हाँ बिल्कुल सही हो भाई, अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत गहराई सर से मात्रा पढ़े। पतन के बारे में मुझे पूछना है। जी अवधी भाषा में उसका जो है मात्रा पतन हम लोग पढ़ते समय समझ सकते हैं, हम्म। लेकिन बाकी जगह किस तरह से समस्या है? ये तो सही बात। आवाज स्पष्ट आ रही मेरी है? आपका वो वीडियो स्टिल हो गया था, हमने समझा ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं सर, आ रही है ओम जी। हाँ, आपकी आवाज अच्छा एकदम ठीक, स्पष्ट है। मेरा भी यही ठीक है, प्रश्न था। ठीक है मात्रा कामेश्वरी पतन जी। समझना है जी, मुझे। जी, हाँ। जब मात्रा पतन इतना जटिल प्रश्न है कि ये कभी खत्म होगा ही नहीं। अगर अगली बार भी हम प्रश्नोत्तरी करेंगे तो कोई न कोई मात्रा पतन जी पे जरूर पूछेगा। तो मैं इसको 2-3 भागों में बताना चाहूंगा। पहला ये कि मात्रा पतन है क्या। मात्रा पतन का अर्थ है कि गुरु का उच्चारण लघु करना। जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक क्या है हम भूल गए, कई बार बताओ है। तो जेहि सुमिरत, जा में एक ही पाई होने से इसे गुरु होना चाहिए, लेकिन उच्चारण में ये लघु हो गया। जेहि सुमिरत सिद्धि हो, जे ही को हमने जे ही कहा, ये मात्रा पतन हो गया। पहली बात ये कि मात्रा पतन होता क्या है। गुरु की जगह हम जब लघु का प्रयोग करते हैं, यानी गुरु का हम उच्चारण लघु करते हैं, तो वह मात्रा पतन कहलाता है। पहले बताइए, इतनी बात स्पष्ट हो गई नहीं? हो गई, हाँ, हो हो गई, गई, हो एकदम गई। स्पष्ट सर। एक देखिए वो है, एक बड़ी प्यारी चौपाई है, भूल जाते हैं। अभी हमने अपने उसमें शोध पत्र में रखा था। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। इस चौपाई पे ध्यान दीजिए। राम को रूप, को का मात्रा पतन हुआ है। राम को रूप, निहारत जानकी, जानकी की जगह जानकी कहा गया, यानी की को की छोटा करके लघु करके उच्चारण किया गया, यह मात्रा पतन। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नख की परछाई। इस पंक्ति में 2 जगह मात्रा पतन है। राम को गुरु को लघु कहा गया। राम को रूप निहारत जानकी, जानकी को जानकी कहा गया, की को लघु करके उच्चारण किया गया, तब चौपाई पूरी हुई। तो ये 2 जगह पर मात्रा पतन इस चौपाई में है। तो ये मात्रा पतन तो समझ में आ गया होगा कि लय में छंद को पढ़ने के लिए जब हमको गुरु को कम करके, कम समय दे करके लघु रूप में उच्चारण करना पड़े, तो उसे मात्रा पतन। तो ये जानकी लिखने में तो छोटी की मात्रा लगानी पड़ेगी, कहाँ पे नहीं लगाएंगे बड़ी ही, पढ़ेंगे लगाएंगे? छोटी। जी अच्छा, वही मात्रा पतन है। हाँ, यही तो मात्रा पतन है कि लगी बड़ी पाई है, लिखा गुरु है, जी और उच्चारण में हम लघु पढ़ते हैं। जैसे जे ही सुमिरत सिद्धि हो, तो जा में एक ही पाई लगेगी और पढ़ा जाएगा जे, जे ही नहीं पढ़ा जाएगा। राम को रूप, राम को रूप नहीं कहा जाएगा, राम को रूप निहारत जानकी। तो को जब हमने को कहा तो ये मात्रा पतन। अब इसका दूसरा भाग हमारा ये है, जो मात्रा पतन के बारे में
शास्त्रीय धारणा है कि मात्रा पतन कविता का गुण नहीं है, एक दोष है। लेकिन ऐसा दोष है जो बहुत बड़े बड़े कवियों ने, महाकवियों ने किया है और आज भी कविता के कई क्षेत्रों में किया जाता है और उसको दोष न मान करके एक छूट मान लिया जाता है। जैसे महाकवि तुलसीदास का ही मैंने उदाहरण दिया, तो उनके महाकाव्य में, जरा म्यूट कर लीजिए। तो तुलसी जैसे महाकवि के महाकाव्य में जब मात्रा पतन है और हम उसको स्वीकार करते हैं, तो हम यह भी नहीं कह सकते कि मात्रा पतन अगर कविता में होगा तो उस कविता को हम अशुद्ध ही मानेंगे, और मात्रा पतन को हम शुद्ध भी नहीं मान सकते। ये कोई गुण तो है नहीं, ये तो कमजोरी है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पर कवि बिना मात्रा पतन किए अपने भावों को छंद में व्यक्त नहीं कर पाता और विवशता में मात्रा पतन करता है, और उस मात्रा पतन के साथ छंद में और सारे गुण मौजूद है, काव्य के सारे सौंदर्य मौजूद हैं, केवल एक मात्रा पतन। काव्य के सौंदर्य हमने जयपुर के अपने वक्तव्य में, अपने शोध पत्र में रखा था कि काव्य में 4 प्रकार का सौंदर्य होता है। भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य, तीसरा विचार सौंदर्य और चौथा बिंब सौंदर्य। नहीं, काव्य सौंदर्य तो चारों हैं। तो ये चारों सौंदर्य उसके अंदर उपस्थित हैं। एकदम इतने सौंदर्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण वो काव्य है, लेकिन कवि ने एक मात्रा पतन कर दिया। तो उस मात्रा पतन को हम ऐसे ग्रहण करते हैं जैसे कोई परम सुंदरी हमारे सामने हो और उस सुंदरी के कपोल पर या चिबुक पर एक नन्हा सा काला तिल हो, तो वो काला तिल उसके सौंदर्य में ही एक साधन मान लिया जाता है, वो वहां पर भद्दा या कुरूप नहीं माना जाता। ठीक वैसे ही मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि जहां काव्य में इतना सौंदर्य होता है और मात्र एक मात्रा पतन का उसमें दोष है, तो उस दोष को हम पचनीय मान लेते हैं कि हम इसको पचा ले जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है कि नहीं। तीसरी बात यह है, ये तो हमने बताया कि महाकवियों के विषय में पचाना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ पचाना पड़ेगा ये भी हम बता दें। उर्दू में मात्रा पतन को पूरा सम्मान दिया जाता, वहां इसको कोई दुर्गुण नहीं माना जाता। फिल्मी गानों में, भजनों, कीर्तनों में, लोक गीतों में मात्रा पतन को कोई भी किसी भी प्रकार से दोष के रूप में नहीं देखता है, सहज रूप में वहां स्वीकार किया जाता है। लेकिन जहां छंदबद्ध साहित्यिक रचना है वहां मात्रा पतन को दोष माना जाता है। तो उन जगहों पर तो हम उसको पचनीय मान लेंगे, लेकिन जब हम छंद की साधना कर रहे हैं, छंद के साधक हैं, तो उस समय अपने अभ्यास में हम कोई ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे जिसमें मात्रा पतन हो और हम गलत दिशा में हमारी लेखनी आगे बढ़े। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमको मात्रा पतन को एक दोष के रूप में देखना चाहिए, उसे अपनी रचनाओं में नहीं आने देना चाहिए। लेकिन अगर महाकवियों ने, अगर शायरों ने, अगर लोकगीतकारों ने, अगर गजलकारों ने, अगर फिल्मी गीतकारों ने मात्रा पतन किया है, तो उसे हमें पचा लेना चाहिए, पचनीय मान लेना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि कवि ने एक छूट ली। अब अगर उन्हीं की कवियों के तरीके से हमने भी छूट ले ली, हमने कहा तो एक हम छूट नहीं लेंगे, लेकिन ले ली, और हमारा काव्य भी अच्छा है, सौंदर्यवान है, तो
हमको इस समय एहसास रहना चाहिए कि हमने काव्य में यह एक छूट ली है, एक दुर्बलता है जिसको हमने अंगीकार कर लिया है। इसको गुण समझ करके महिमा मंडित नहीं करना चाहिए और उसके लिए तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि तुलसी ने किया, रसखान ने किया और उन्होंने किया तो मैं भी कर रहा हूं। यह उदाहरण दे करके अपनी कमजोरी को महिमा मंडित करना नहीं उचित है। अपनी दुर्बलता को दुर्बलता के रूप में हम स्वीकार करें अगर हम कभी मात्रा पतन करें। तो हमारी उत्तर के 3 खंड है। पहला ये कि मात्रा पतन है क्या, दूसरा ये जो बड़े बड़े कवियों ने किया है और जो कुछ विधाओं में किया जाता है मात्रा पतन, उसको हम पचनीय मान लें, पचनीय ही माने, अनुकरणीय मत माने, तो केवल पचनीय माने और स्वयं हम मात्रा पतन से जितना दूर रह सकें उतना दूर रहें, काव्य को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बनाने का प्रयास। इन 3 खंडों में मेरी बात का उत्तर आप तक पहुंचा। अब इसमें जो भी संदेह हो उसे आप फिर से रख सकते हैं, हमें चर्चा करने में कोई भी प्रमाद नहीं। आचार्य जी, जो गीत लिखे जाते हैं, फिल्मी गीत का जैसे उदाहरण आपने दिए थे अभी, तो उसमें जो मात्रा पतन होता है वो भी पचनीय हो सकता है? हमने तो अभी कहा पचनीय है और अनुकरणीय नहीं है। जो अगर हम लोग रचना ना। करें गीत में कोई, तो उसको हम लोग अपने उसमें ना लेकर हाँ आए। हाँ, और अगर कभी करें भी तो दुर्बलता को दुर्बलता ही माने, उसे महिमा मंडित न करें। जी जी, शुक्रिया जी। सर, ये एक सवाल था कि गीतों में कितने वो अंतरे होने चाहिए, तो कहीं उसका उत्तर लिखा ही नहीं मिला हमें। 5 या 5 से अधिक? देखिए, मैंने नहीं, कहाँ सीमा लिखा जी है? अनुरोध किया है कि उत्तर केवल मैं ही दूंगा। क्षमा करें, क्षमा क्योंकि करिएगा सर। ये वैसे मेरा कोई अहम भाव नहीं है, लेकिन ये सिलसिला कभी कभी आपस में टकराव बना देता है, आपस में ही लोग तर्क जी वितर्क जी करने लगते हैं, जी इसलिए मैं जी, इसको माफ रोकता हूँ। करिएगा जी, क्षमा करिएगा। तो नहीं नहीं, मैंने ऐसे रोका कि कहीं ये आगे न बढ़ जाए, चैन ये श्रृंखला न बढ़ जाए आगे। तो मात्रा पतन की बात पूरी हो गई ना, तब हम गीत की बात करें। अगर मात्रा पतन पे किसी को कोई प्रश्न करना है तो पहले वो कर लें, उसके बाद मैं गीत का उत्तर देता हूँ। ठीक है, अगर आप संतुष्ट हैं तो मेरा सौभाग्य है। इसका उत्तर मैं कई बार दे चुका हूँ मात्रा पतन का, और इस बार मैंने उसको संभाल करके 3 भागों में बांट दिया ताकि बात बहुत स्पष्ट हो जाए, कहीं धोखा ना। अब गीत की बात यह है कि गीत में एक मुखड़ा होता है, एक अंतरा होता है, और उस अंतरे की पुनरावृत्ति होती है, माने 2 अंतरे होते हैं। तो जब तक गीत में 2 अंतरे नहीं होंगे तब तक वो गीत नहीं होगा। न्यूनतम कितने? 2। तो और अधिकतम की सीमा किसी काव्य शास्त्री ने आज तक निर्धारित नहीं की है। अगर व्यक्तिगत राय माने तो 2 अंतरों का गीत आजकल बहुत अच्छा माना जाता है। 2 से आप 3 तक बढ़ जाएं और 4 तक बढ़ जाएं तो वो गीत गीत ही रहेगा, अच्छा गीत रहेगा। लेकिन इसके आगे जब अंतरे बढ़ जाते हैं तो वो सामान्य गीत न होकर के एक लंबा गीत हो जाता है। और कोई चाहे अपचनीय। कि हम तो कोई अगर कहे कि हम 20 अंतरों का गीत लिखेंगे तो रोका नहीं जा सकता है, और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि हम गीत नहीं। लेकिन सर, 2 सवाल थे, एक तो ये गीत में कितने अंतरे होते हैं, और एक और कुछ इसी गिनती पे था, उसका भी उत्तर कहीं नहीं था। इसका मिलता जुलता सा प्रश्न था कि कितने अंतरे होते हैं, या मुझे भी तो प्रश्न भी याद नहीं है, मेरे दोनों ही गलत हो गए क्योंकि वो अंदाज से ही लिखे थे। आप 2 तब या तक याद करते रहिएगा, बीच में जब याद आ जाए फिर पूछ लीजिएगा। अंतरे के बारे में बहुत स्पष्ट बात है, कम से कम 2, अधिक की कोई सीमा नहीं, लेकिन शोभनीय 3 या 4 तक, बस ये मेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत। प्रश्न याद आते जाएं तो पूछते रहें, कोई संकोच न करें। सर, सिंह अवलोकन होता क्या है? वो जो बर्ड्स आई व्यू,
सिंहावलोकन का प्रयोग किन छंदों में होता है? ये सिंहावलोकन का प्रयोग जो है ये निर्दिष्ट नहीं है कि इन्हीं छंदों में होगा, वो किसी भी छंद में किया जा सकता है, लेकिन प्रायः प्रायः इसका प्रयोग सवैया और घनाक्षरी में होता रहा है। मुख्य रूप से सवैया और घनाक्षरी में, सबसे ज्यादा घनाक्षरी में प्रयोग हुआ है सिंहावलोकन। सवैया में भी हुआ है कुछ कम मात्रा में, लेकिन प्रतिबंध नहीं है कि आप किसी भी छंद में सिंहावलोकन का प्रयोग करें, तो वर्जित नहीं है, वो एक सौंदर्य होता है। अब पहले तो आपने पूछा सिंहावलोकन था, होता क्या है? होता क्या है हाँ सिंहावलोकन? मैं भूला नहीं हूं। तो सिंहावलोकन है क्या? सिंहावलोकन है पीछे मुड़ के देखना। ओके। जैसे छंद की एक पंक्ति खत्म हो गई, तो दूसरी पंक्ति प्रारंभ करने के पहले पीछे मुड़ के देखिए कि पहली पंक्ति किन शब्दों पे खत्म की थी। उसी शब्द या शब्द समूह से दूसरी पंक्ति शुरू कीजिए। जब दूसरी पंक्ति समाप्त हो जाए और तीसरी प्रारंभ करें, तो पीछे मुड़ के देखें कि दूसरी पंक्ति समाप्त किन शब्दों की थी, उन्हीं से तीसरी प्रारंभ करें। इस प्रकार जब चारों पंक्तियां बन जाए, नहीं तो चौथी पंक्ति में सिंहावलोकन करें, पीछे देखें कि इसका प्रारंभ कहाँ से किया था, पहले चरण का प्रारंभ कहाँ से किया था, वही शब्द अंत में आना चाहिए। ये पूर्ण सिंहावलोकन माना जाता है। और उदाहरण आपने हमारे छंद विज्ञान में देखा ही होगा। स्पष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। आनंद जी धन्यवाद। जैसे काका हाथरसी अपनी रचना में आधी आधी लाइन का बाद में प्रयोग करते थे, वो सिंहावलोकन बोला जाएगा ना, सिंहावलोकन है, लेकिन सिंहावलोकन पूरे छंद में होता है। अच्छा। और वो कुंडलिया में जो दोहे का अंतिम चरण होता है, उसी से रोला का प्रारंभ किया जाता है। तो वो सिंहावलोकन की कोटि में नहीं आएगा, उसको हम कहेंगे पुनरावृत्ति, कि हमने दोहे के चौथे चरण की पुनरावृत्ति रोला के प्रारंभ में कर दी, लेकिन फिर रोला की उस पंक्ति का अंत जो हुआ उसका तो नहीं आगे हमने प्रयोग किया, इसलिए वो सिंहावलोकन नहीं है। उस आंशिक सिंहावलोकन को जो आप कह सकते हैं, तो उसको पुनरावृत्ति कहेंगे, वो सिंहावलोकन नहीं होगा। सिंहावलोकन तभी होगा जो सभी पंक्तियों में है। ये हमारी पारंपरिक धारणा है। एक प्रश्न पूछना है आचार्य जी। जी वैसे तो गजल कोई लिख नहीं सकता, बहुत मुश्किल है गजल लिखना, लेकिन जो आप बता रहे थे गजल वाले सेक्शन में कि 52 प्रकार की बहर होती है, अगर किसी ने बहर 52 प्रकार की सीखी तभी वो गजल कुछ लिख सकता है। तो जो नहीं पूरी समझ पाया, इसका मतलब वो तो गजल कभी लिख ही नहीं सकता। एक कॉल आ गई थी, तो मैं उसको डिक्लाइन कर रहा था इस ढंग से कि हमारे वीडियो कहीं बीच में ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि हमको इसका ज्ञान बहुत थोड़ा है। आपके प्रश्न का अंतिम भाग क्या था विजया जी? जी 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 जी, मैं ये बोल रही सब थी कुछ कि वो जो कि जो गजल लिखने की कोशिश करेगा उसे बहर आना जरूरी है। प्लीज प्लीज बहर आना उसे मैं बाद में पूछ लूंगी आपसे। ये बच्चा मेरा पोता डिस्टर्ब कर रहा है। आप म्यूट कर दीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ। हाँ आप म्यूट कर दीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ। हाँ ठीक। मैं असल में प्रश्न आपका सुन चुका था, अंतिम भाग नहीं सुन पाया था।
तो पहली बात, 52 या 56 प्रकार की बहर अगर मैंने अपनी कृति में दे दी तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इतने ही प्रकार की बहर होती। बहर दिन पर दिन नई नई खोजी जा रही, उनकी संख्या कोई निश्चित नहीं। पहली बात, वो बढ़ती रहेगी। दूसरी बात यह है कि गजल लिखने के लिए बहर को जानना बहुत जरूरी है, उसके लिए कोई क्षमा नहीं। छंद को जानने के लिए, छंद लिखने के लिए छंद का व्याकरण जानना जरूरी है, उसके लिए कोई क्षमा नहीं। क्योंकि अनुकरण से नकल करके आपने लिखा, अगर सही हो गया तो वाह वाह, और गलत हो गया तो उसके लिए तो व्याकरण अनिवार्य है, गजल में भी छंद में भी। प्रश्न का अगला हिस्सा ये था कि क्या इतनी सारी बहर हम सीख के ही गजल लिख सकते हैं? मेरा उत्तर है बिल्कुल नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उठी है बीच में। मैं अपने सभी छंद प्रेमियों को, छंद के जो लाभार्थी हैं, उनको संप्रेषित करना चाहूंगा कि गजल लिखने के लिए सारी बहर जानना बिल्कुल आवश्यक है। आप जिस बहर में लिखें उस बहर को समझ लें, एक ही बहर को समझ लें और उसी में गजल को लिखें। एक गजल लिखें, 2 गजल लिखें, उसी में मुक्तक लिखें, उसी में कोई और शेर व शायरी कुछ भी कर सकती है। एक बहर में काम अपना करिए खूब। जब वो पक्की हो जाए तो दूसरी बहर सीख लीजिए, दूसरी बहर में गजल लिखिए, नज्म लिखिए, मुक्तक लिखिए। तीसरी बहर सीख लीजिए तो आप जितनी चाहें उतनी बहर सीख करके उतने में गजल लिख सकती हैं। और एक बहर में जाने कितनी गजल आप लिख सकती हैं, पूरी किताब लिख सकती हैं। आवश्यक नहीं कि सारी बहर का आपको ज्ञान, लेकिन कम से कम जिस बहर में गजल लिखें उसका ज्ञान होना आवश्यक है। नहीं तो अंधे के हाथ कहीं बटेर लग गई, सही हो गया तो अलग बात है, और नहीं गलत तो होना ही होना है। एक सही होगा, 2 सही होंगे, कहीं न कहीं गलती हो ही जाएगी। और न हो तो भगवान की कृपा, आप पे माँ शारदा की कृपा। यही बात छंद पे लागू होती है। जब आप छंदबद्ध कविता लिखें, गीत मुक्तक या छंद की ही रचना करें, तो ऐसा करने के लिए ऐसा नहीं कि छंद विज्ञान नामक जैसे पुस्तक मैंने बना दी, ऐसी बहुत सी छंद शास्त्र की किताबें हैं, तो पूरी किताब का अध्ययन करिए तब लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आप जिस छंद पर आधारित रचना लिख रही हैं उस छंद को समझ लीजिए, एक छंद को समझ के उस पे रचना लिखिए, उसी छंद पे छंद लिखिए, उसी छंद पे मुक्तक लिखिए, उसी छंद पे गीत लिखिए, उसी छंद पे स्वतंत्र कविता लिखिए, और जो मन में आया लिखिए। फिर दूसरा छंद पकड़ लीजिए, उस पे लिखिए। फिर तीसरा छंद पकड़ लीजिए, उस पे लिखिए। और इस प्रकार छंदों की संख्या अपने ज्ञान में बढ़ाते जाइए। ज्ञान कोश में 1 से 2, 2 से 4 ऐसे छंद बढ़ते जाएंगे और आप लिखते रहेंगे। लिखने का काम, कविता करने का काम और छंदों को समझने का काम साथ साथ चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सारे छंदों का ज्ञान हो तभी हम छंदबद्ध कविता लिख पाएंगे। यही बात छंद पे लागू होती है, यही गजल पे लागू। और मेरा निवेदन है कि आप कम से कम जिस छंद पे आधारित गीत लिख रहे हैं, जिस छंद पे आधारित मुक्तक लिख रहे हैं, या जो छंद ही स्वयं लिख रहे हैं, कम से कम उसका ज्ञान जरूर कर लें। और खंड काव्य, महाकाव्य लिखने वालों से मेरा तो करबद्ध निवेदन है कि खंड काव्य, महाकाव्य लिखने की कल्पना बाद में करें, पहले जिस छंद में लिखना चाहते हैं उस छंद का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लें। उसमें कोई क्षमा नहीं है, वो आपको पछताना पड़ेगा जिस दिन उसकी समीक्षा होगी और दिखाई देगा कि आप छंद से भटक रहे हैं, तो उस समय आप बहुत पछताएंगे कि ये मैंने पहले ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर लिया। इसलिए उतने छंदों का ज्ञान प्राप्त करते रहें जितने का आप प्रयोग अपने रचना संसार में कर रहे हैं, और धीरे धीरे संख्या बढ़ाते रहें। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। आचार्य अच्छा, जी, एक बात
हाँ पूछिए पूछिए। जी जी, हम ये पूछ रहे थे कि जैसे इसमें कई बहर हैं, अगर हम एक कोई बहर लेना चाहें तो कौन सी से शुरुआत करनी चाहिए? जैसे हम लोग को तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, औरों का नहीं पता, हमको बहर का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। आपके बताने वाह, से ही समझ में आई है थोड़ी बहुत चीजें। तो क्या कोई ऐसा कोई आधार, कोई ऐसी बहर हम ले सकते हैं जिसमें शुरुआत हम लोग करें? देखिए इसका चुनाव तो आपको ही करना होगा। आपको गाने में जो बहर अच्छी लगती हो, सरल लगती हो, समझ लीजिए वही बहर आपको पहले समझ में आएगी। हाँ, जी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बहर गाने में तो बड़ी आसान होती हैं, लेकिन व्याकरण बड़ी कठिन होती है। तो इस दृष्टि से मैं एक दो आपको बता सकता हूँ। जी जैसे फिल्मी गाना है, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं दे, इसकी लगावली है अपनी, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा। इसको मन में बसा लीजिए और इसी मापनी पर चाहे गजल लिखिए चाहे गीत लिखिए। और अगर जी आपको बहर ही समझनी है, बहर के अरकान समझने हैं, तो अलग से समझना पड़ेगा। जैसे लगा गागा हम कह रहे हैं, ऐसे ही बहर का रुक्न होता है मुफाइलुन, मफाइलुन, मुफाइलुन, मफाइलुन, 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 सुहानी चांदनी रातें। अब ये अगर हम गा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो ये बहर आपके लिए आसान होगी। जी तो मेरा कहना है जी विधाता छंद, अगर आप नोट करना चाहें मेरी राय, तो एक तो विधाता छंद जी से, से बनने वाली बहर यह है जो हमने समझा दी अभी। दूसरा भुजंग प्रयात, इससे बनने वाली बहर है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, मापनी, लगागा लगागा, लगागा लगागा। और बहर मफैलुन, 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 तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी ये अच्छा लगे, ये आपकी बहर होगी। तो मेरा सुझाव है भुजंग प्रयास, विधाता छंद, और एक गीतिका है। गीतिका की आ, गीतिका छंद की बात कर रहा हूं मैं। जी गीतिका छंद की मापनी बहुत प्यारी है और बड़ी जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। वो क्या है? गाल गा गा, गाल गा गा, गाल गा गा, गाल गा। बहर फाइलातुन, 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 फाइलुम, ये हो गया। अब ठीक इसी है। में आखिर में जो फाइलातुन है उसको भी, फाइलुन जो आखिर में बोला उसको भी फाइलातुन कर दीजिए, 4 बार कर दीजिए फाइलातुन, या 4 बार कर जी दीजिए गाल गागा। तो ये माधव माधवी, माधव मालती छंद बन जाएगा। ये भी बड़ी प्यारी बहर है। छंद बहर सब जी एक दो जुटे हुए हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। तो जो प्यारा लगे बोलने में, जो दिल में बैठ जाए, जिसमें मन तरंग मारने लगे, हिलोरे मारने लगे, आप उसी को ग्रहण करें। कठिन में मत जाइए, दुरूह में मत जाइए, शुरुआत ऐसे करें। जी जी जी, धन्यवाद गुरुजी। एक और प्रश्न था गुरुजी, नज्म और गजल में क्या अंतर होता है? नज्म अलग होती है, गजल अलग होता है? बिल्कुल, नज्म कोई भी कविता होती है, गजल भी एक अच्छा। नज्म है। कोई भी उर्दू कविता को नज्म माने कविता, और गजल में दो दो पंक्तियों के शेर होते हैं। पहले शेर को मतला कहते हैं, और उसके बाद के जो जोड़े आते हैं दो दो पंक्तियों को, उनको शेर कहते रुक, शेर हैं। कहते शेर हैं। जो हाँ, और सारी पंक्तियां
एक ही लय में होती हैं, अर्थात एक ही बहर में होती हैं, अर्थात एक ही छंद में सारी पंक्तियां। और तुकांत की व्यवस्था ये होती है कि मतला जो पहला आता है उसकी दोनों पंक्तियां, उनको पंक्तियों को मिश्रा उर्दू में कहते हैं। तो पहली पंक्तियों कहते हैं मिश्रा ऊला, दूसरे कहते हैं मिश्रा सानी। ये शब्द आपको न मालूम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, काम चल जाएगा। तो पहली और दूसरी पंक्ति जो मतला की है, यानी पहले जोड़े की है, पहले शेर की है, वो तुकांत होनी चाहिए। और उससे जो तुकांत बन जाए, निर्धारित हो जाए, वो हर शेर का दूसरा मिसरा, मिसरा सानी या दूसरी पंक्ति उसी तुकांत से मिलनी चाहिए। और पहली पंक्ति फ्री है, स्वतंत्र, जो मर्जी हो कहिए। अर्थात जो बाद के शेर हैं उसकी पहली पंक्ति अतुकांत और दूसरी पंक्ति तुकांत। अब पंक्ति की जगह मिसरा बोल दीजिए तो लगेगा आप गजल की बात कर रही हैं। पंक्ति कहेंगे तो हो सकता है कोई आपत्ति करे, लेकिन समझने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और नज्म जो है वो पूरी सिर्फ कविता होती है, उसमें इस तरीके का बंधन नहीं होता है। जैसे हिंदी कविता है वैसे उर्दू कविता है। कोई भी आप उसका अपना एक प्रारूप बना लीजिए, उसी प्रारूप पे कहती चली जाइए। ये भी नहीं होता है कि एक पंक्ति हमने ऐसी कही दूसरी वैसी कह दी। गुरुजी उसमें तुकांत भी जरूरी नहीं है, नज्म में आवश्यक है, नहीं। आवश्यक है। अतुकांत भी होती हैं, लेकिन अतुकांत कविता हिंदी में कैसी है वैसी अतुकांत नज्म भी है। उसका महत्व विशेष नहीं है। हमारी कविता की शोभा तुकांतता से है, नज्म की शोभा भी तुकांतता से है। तो अतुकांत लिखने का मेरी परामर्श से प्रयास न करिए, वो तो पलायन है। देखिए बहुत बड़े कवि हुए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने, उन्होंने एक अतुकांत छंद पर पूरा ग्रंथ लिखा, लेकिन बहुत उसको सम्मान नहीं मिला, बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाया। तो उनका प्रयोग अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन लोकप्रियता की दृष्टि से वो बहुत सफल नहीं रहा। इसके बाद लोगों ने प्रयोग नहीं किया। हिंदी कविता में तुकांतता आवश्यक है। तुकांतता से सौंदर्य उत्पन्न होता है, तुकांतता से याद रहता है, और तुकांतता से लिखने वाले के मन में नए नए विचार आते हैं। जब वो तुकांत मिलाने की सोचता है तो नए विचार पैदा होते हैं कि ऐसा कहें तो तुकांत मिल जाएगा। और कुछ कभी कभी तुकांत मिलाने के लिए वो ऐसा कह जाता है जिसकी उसने कल्पना नहीं की। इसलिए तुकांत काव्य रचना में साधक जी होता है। गुरुजी एक बात कहनी थी, राम की शक्ति पूजा राजरानी जी इसमें स्वागत है। जी प्रणाम करती हूँ। राम की शक्ति पूजा इसमें अपवाद है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भी है और बिल्कुल। बहुत हाँ। प्रभावी भी है। नहीं, वो तो निराला जी ने तुकांत बहुत लिखी हैं, उन्होंने तो छंद को ही तोड़ के लिखा है, छंद को ही नहीं माना। नहीं, राम की शक्ति पूजा का प्रभाव उतना ही है, ये कहना। लेकिन जैसे हमने वो कहा कि हरिऔध जी की वो कृति जो थी वो उतनी लोकप्रिय नहीं हुई। हाँ, प्रिय प्रवास, मैं नाम भूल रहा था, लेकिन उसका अपवाद है ये राम की शक्ति पूजा, ये जो है बहुत लोकप्रिय हुआ। तो संयोग की बात है, लेकिन सामान्यतः तुकांत कविता का समादर उतना नहीं होता है। हमें प्रयास करना चाहिए तुकांत। रुबाई किसे कहते हैं? हम उर्दू के विषय में यहीं तक बताएंगे, गजल तक। अब हिंदी की बात करिए, छंद रचना कोर्स है ना। 10 बज रहे हैं ना, समय को अनावश्यक हम विस्तार नहीं देंगे। छंद रचना के भीतर आप बात कर लीजिए, रुबाई के लिए कभी और बात कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आप में से किसी और का कोई प्रश्न जो मन में है पर बाहर नहीं आ रहा है, ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं है? जैसे आपने बहुत सारे छंदों के प्रकार बताए आचार्य जी, और जैसे मातृ छंद है, बाणी छंद है, उसमें भी उसके बहुत सारे भेद हैं, सारे छंदों के प्रकार बताए, लेकिन एक परिभाषा छंद की भी बताई, तो छंद का एक भेद छंद भी है।
छंद जो है वो लय का व्याकरण है। नहीं वो तो है, छंद में भी आपने बताया था, छंद में भी इतनी मात्रा होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मतलब नहीं नहीं, छंद ऐसा क्या? नहीं। अच्छा, छंद स्वयं में कोई कोई परिभाषा नहीं है। हाँ जो वही तो लय, मैं पूछ रही थी इसका। जी, जो लय का व्याकरण है उसी को छंद कहते हैं। छंद नाम का कोई छंद नहीं। हाँ वही तो, वही इस प्रश्न में छंद क्या है? जैसे आदमी नाम का कोई आदमी नहीं है, बाकी हम लोग अपने नाम के सब आदमी है। हालांकि लोगों ने मानव नाम रख रखा है। लेकिन मेरी बात तो समझ में आई गई होगी आज। आचार्य जी नमस्ते। जी डॉक्टर साहब आनंद। बोलिए, स्वागत है। क्विज की अंतिम तिथि जब समाप्त होती है ना, हेलो, आवाज मेरी आवाज स्पष्ट नहीं है। नहीं आ रही? अच्छा, क्विज की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, तिथि जो है समाप्त होने के बाद अगर उसके जवाब मिला तो अच्छा होगा। क्या प्रश्न है आपका डॉक्टर आनंद जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मुझे समझ नहीं आया। क्विज की स्थिति जो समाप्त होती है ना, तिथि, क्विज क्विज जो सवाल जो हमने अभी प्रश्न के जवाब दिए हैं या उत्तर मैं उसका उत्तर देता हूँ अभी। आचार्य हाँ, नीरव जी से आपकी बात हो जाए तो मैं उस विषय पर आता हूँ। और आपकी इस सभी छंद शास्त्र का जो ज्ञान तो अल्पसात हम लोगों को बहुत सारा हमें मिला है सर। इसका मतलब ये हिंदी साहित्य का जो लालित्य है छंदों में बसा है सर। हेलो, आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही ठीक से आनंद जी। जी हाँ, सॉरी सर, सॉरी, धन्यवाद सर। चलिए आचार्य नीरव जी का बहुत प्रबंधन, धन्यवाद। जी प्रबंधन का जो क्षेत्र है वो आदरणीय डॉक्टर ओम गुप्ता जी का है। उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी वही देंगे। और अभी जो डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे मैं समझ नहीं पाया, नहीं तो उत्तर अवश्य देता, बात नहीं स्पष्ट हो पाई। मैं ये आ, आ, मंच जो है आदरणीय गुप्ता जी को, ओम गुप्ता जी को स्थानांतरित करूं, इससे पहले एक बार मैं पुनः सभी छंद प्रेमियों, छंद साधकों का और छंद रचना कोर्स के सहभागियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनका यह कार्य सराहनीय है। कभी जब भी छंद रचना की बात चलेगी, छंद के प्रशिक्षण की बात चलेगी, तो ये हमारे महारथी एक इतिहास का महत्वपूर्ण स्वर्णिम अध्याय बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और उस अध्याय का शीर्षक जो है वो क्या होगा? प्रोफेसर ओम गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है।